बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने स्प्रेडशीट टॉपिक जो है उसको पढ़ा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में एक्चुअली में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम काफ़ी वीडियोस में स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ चुके हैं। स्प्रेडशीट क्या होते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके अंदर डाटा कैसे एंटर करते हैं, उसके इंटरफेस के फीचर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ डाटा किस किस तरह का हम एंटर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें उसके बारे में डिटेल्स से देखनी है। तो आज की जो टॉपिक है हम उसे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, उसमें है कि हर वर्कशीट में जो सेल है उसका कोई ना कोई रेफरेंस नंबर होता है। ठीक है, रेफरेंस नंबर, या जिसे हम एड्रेस कह लेते हैं, एड्रेस ऑफ सेल। ठीक है, सेल नंबर, एड्रेस नंबर। ठीक है, तो जो भी आप वर्कशीट यूज़ करते हैं उसमें हर सेल का अपना एक नंबर होता है, हर सेल का एक रेफरेंस नंबर है। ठीक है, तो हमें देखना है कि हर सेल का जो अपना रेफरेंस नंबर है हम उसको किस तरह अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये तो पता है कि जो आपका सेल होता है वो रोज़ और कॉलम्स का जो इंटरेक्शन होता है उसको, वो जब रोज़ और कॉलम्स इंटरेक्ट करते हैं तो आपका सेल बनता है। ठीक है, अब जो सेल का नाम होता है वो उसके रोज़ और कॉलम्स जब कंबाइन करते हैं तो उसका जो नाम होता है वो डिसाइड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास थर्ड रो के थर्ड कॉलम इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो थर्ड रो यानी कि 3 और थर्ड कॉलम यानी कि C, तो C3 जो आपका सेल होगा, सी सेल का जो नाम होगा वो होगा C3। तो बेसिकली ये होता है सेल एड्रेस, एड्रेस नंबर या सेल रेफरेंस जिसे कहते हैं, या रेफरेंस नंबर कहते हैं सेल का। तो हमने देखना है कि ये हमारी कैलकुलेशंस में किस तरह यूज़ होता है। स्टार्ट करते हैं। सेल रेफरेंस, ईच सेल इन द वर्कशीट हैज़ अ रेफरेंस नंबर। वर्कशीट में हर सेल का एक कोई ना कोई ख़ास, कोई ना कोई रेफरेंस नंबर होता है। A cell reference in a formula refers to the contents of a referenced cell. जो आप फार्मूला के अंदर, जब आप फार्मूला लिखते हैं कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, जो भी आपने डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, जब आप उसका फार्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, आप सेल रेफरेंस लिखते हैं फार्मूला के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जो C3 है उसका डाटा ऐड हो C4 के अंदर। ठीक है, यानी कि C3 का जो भी डाटा है वो C4 के अंदर ऐड हो, तो आप फार्मूला जब बनाएंगे तो आप C3 और C4 को यूज़ करेंगे, जो कि आपके सेल का रेफरेंस है। अब होता क्या है कि जब आप फार्मूला यूज़ करते हैं, जो भी रेफरेंस, तो फार्मूला के अंदर आप सेल रेफरेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेल रेफरेंस इन अ फार्मूला, जो सेल रेफरेंस होता है फार्मूला के अंदर, फार्मूला के अंदर जो भी सेल रेफरेंस आप यूज़ करते हैं एक्चुअल में वो आप किसको यूज़ कर रहे होते हैं, रेफर्ड सेल के कंटेंट को। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने C3 के अंदर C4 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप सेल को सेल के अंदर ऐड नहीं कर रहे, आप C3 का जो कंटेंट है उसको रेफर कर रहे हैं C3 के साथ। बात की समझ आई? फार्मूला के अंदर आप C3 के कंटेंट को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना, क्या होता है कि जब आप फार्मूला यूज़ करते हैं तो फार्मूला में आप यूज़ करते हैं सेल रेफरेंस को, क्योंकि आपने सेल रेफरेंस की बेस पे फार्मूलाज अप्लाई करने होते हैं। जो भी उस सेल के अंदर कंटेंट होगा फिर उसने कैलकुलेट होना होता है। बेसिकली होता क्या है कि जो सेल रेफरेंस होता है फार्मूला के अंदर, वो एक्चुअल में कंटेंट होता है रेफर्ड सेल का। ठीक है,
जिस भी सेल को रेफरेंस के तौर पे फार्मूला के अंदर यूज़ किया गया उसके कंटेंट को एक्चुअल में हम डील कर रहे होते हैं, ठीक है। फार्मूला में एक्चुअल में वो यूज़ हो रहा होता है। इट इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फार्मूला। अब ये करता क्या है, ये फार्मूला की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। इफ़ द कंटेंट्स ऑफ द रेफर्ड सेल आर चेंज्ड द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला इज ऑटोमेटिकली चेंज्ड। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब भी आप वर्कशीट में किसी भी सेल के अंदर डाटा एंटर करते हैं, ठीक है, तो उस सेल का कोई ना कोई यूनिक नाम होता है, यूनिक रेफरेंस होता है, रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है। अब होता ये है कि उस रेफरेंस नंबर को आप फार्मूला के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी आप उस किसी भी डाटा के लिए, उस वर्कशीट के अंदर डाटा के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं फार्मूला, तो एक्चुअल में उसका उस फार्मूला के अंदर सेल का रेफरेंस नंबर या रेफरेंस सेल यूज़ होता है। अब होता ये है कि जो रेफरेंस सेल होता है, रेफरेंस सेल एक्चुअल में क्या होता है, रेफरेंस सेल का जो कंटेंट होता है, मतलब जो रेफर्ड सेल हमने किया होता है, एक्चुअल में उसके कंटेंट के ऊपर फार्मूला लग रहा होता है, ठीक है। फार्मूला के अंदर जो भी आप सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, जो रेफर्ड सेल होता है ना जिसको हम फार्मूला में यूज़ करें, उसके कंटेंट एक्चुअल में हम यूज़ कर रहे थे, उसको फार्मूला रेफर कर रहा होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इससे जब हम लोग सेल रेफरेंस को यूज़ करते हैं ना फार्मूला के अंदर, तो आपके फार्मूला की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फार्मूला की क्या बढ़ जाती है, जब आप अपने फार्मूलाज के अंदर सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं, सेल रेफरेंस मतलब जिस भी रेफर सेल को कर रहे हैं आप, उसके कंटेंट को आप रेफर कर रहे हैं फार्मूला के थ्रू। अब होता क्या है, इसको यूज़ करने से आपके फार्मूला की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी लचक अंदर आ जाती है। और वो किस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसी रेफर्ड सेल के अंदर कंटेंट्स को चेंज कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर पहले वैल्यूज थी 28, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कहा नहीं जी मैंने 28 के लिए तो कैलकुलेशन नहीं थी करनी। आप क्या करते हैं, आप 28 के डाटा को अपडेट कर देते हैं या एडिट करके आप उसकी जगह लिख देते हैं 58, ठीक है। अब होगा क्या, फॉर्मूला तो आपने सेल रेफरेंस के तौर पर लगाया हुआ है जो कि उसके कंटेंट के ऊपर रेफर होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब आप सेल रेफरेंस के ऊपर फार्मूला लगाते हैं, तो जब आप सेल रेफर्ड के अंदर कोई भी डाटा ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है, आप उस डाटा को अगर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो फार्मूला उस सेल के ऊपर या रेफरेंस सेल के ऊपर लगा होता है वो ऑटोमेटिकली खुद भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या होता है कि आप अपने फार्मूलाज के अंदर रेफर्ड सेल के कंटेंट को रेफर कर रहे होते हैं, इसलिए हम सारे रेफरेंस यूज़ करते हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है आपके फार्मूलाज को इस तरह के, जब आप अपने सेल के रेफर्ड सेल के कंटेंट को चेंज करते हैं तो होता क्या है कि जो आपका फार्मूला है वो रिजल्ट्स को भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है। अ सेल रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ कॉलम नेम एंड रोल नंबर। ये तो आपको मैंने बताया कि जो सेल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो आपके रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। सेल आपका क्या होता है, आपके रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है। जब आप सेल के आइडेंटिटी या सेल के नाम की बात करते हैं तो होता क्या है कि जो आपका कॉलम का, जैसे आपको पता है कॉलम को आप कोई ना कोई लेटर असाइन करते हैं और रो को आप कोई ना कोई नंबर असाइन करते हैं। तो जो सेल का नाम होता है, ये सेल का रेफरेंस होता है, वो कॉलम के नेम और रो के नंबर से मिलके बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल B20 रेफर्स टू रो नंबर 20 इन कॉलम बी। अब B20 की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, B फॉर कॉलम, क्योंकि लेटर आपके कॉलम्स के लिए और रो के लिए आपके पास नंबर है। इसका मतलब आपका B कॉलम के 20 रो के अंदर आपका जो सेल इंटरसेक्ट कर रहा है उसको लिया। तो जब आप इसको the formula is equals to G8 plus Y10 will be add the value of G8 and Y10, ठीक है। आपको इस चीज़ की समझ आ गई, ये तो आपके नेमिंग की बात आ गई, ठीक है। अब आपने लेट्स सपोज फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास है कॉलम
सेल नंबर G8 यानी G कॉलम के अंदर 8 रो के अंदर जो कंटेंट है वो ऐड होना चाहिए Y कॉलम की 10 रो के अंदर। सेल नंबर G8 का कंटेंट Y10 सेल नंबर के अंदर ऐड होना चाहिए। तो आपने जब फार्मूला लगाया तो आपने बिगिन करना है, जैसे हम लोगों ने पता फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं स्टार्ट में, इक्वल्स का साइन। तो ये इक्वल की वजह से क्या होगा कि वैल्यूज जो G8 होगी और Y10 के अंदर होगी ये क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन गया। तो ये था सेल रेफरेंस का यूज़ कैलकुलेशन के अंदर। उसके बाद बात आती है हमारे पास रेंज। अब रेंज क्या होती है? इफ द फार्मूला यूजेस continuous cells, all cells can be referenced as range. अगर आपका फार्मूला कंटिन्यूस सेल्स को यूज़ करता है, यानी कि हमने अगर ऊपर एग्जांपल देखें तो आपने कहा तो G8 का जो डाटा है G8 सेल जो है वो Y10 सेल के अंदर ऐड हो। ठीक है, तो उसके लिए आपने इक्वल का साइन लगाया, G8 सेल प्लस Y10 सेल, तो इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपस में ऐड हो जाएंगी। अब रेंज क्या होती है? ये तो आपने कहा था सिंगल सेल की बात किया। अब रेंज क्या होता है? जब आप कंटिन्यूस सेल्स को लेके चलते हैं। ठीक है, जब आप कंटिन्यूस सेल्स के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ऑल सेल्स कैन बी रेफरेंस्ड एज रेंज, फिर तमाम सेल्स को हम रेफर कर देते हैं एज अ रेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जब कंटिन्यूस सेल्स को लेके चलें या कंटिन्यूस सेल के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं? हम सेल्स को रेफर्स कर देते हैं एज अ रेंज। हम कहते हैं ये सेम रेंज के सेल्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इफ द फार्मूला यूजेस कंटिन्यूस सेल्स, ऑल सेल्स कैन बी रेफरेंस्ड एज रेंज। तो तमाम सेल्स कैसे रेफर्स हो गए एज अ रेंज। द रेंज इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। अब रेंज को हम किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल, उसके बाद रेशो, एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल। ठीक है, अब फॉर्मूला में जब हमने रेंज को इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हम करते सिंगल सेल की बात। अब जब हम लोगों ने कंटिन्यूस सेल्स को लेके चलना है, ठीक है, कंटिन्यूस सेल्स की रेंज को लेके चलना है, कंटिन्यूस सेल जो कि रेफरेंस्ड है एज अ रेंज, हमने उनको जब लेके चलना है तो क्या करेंगे? तो हमने उसके ऊपर अब फॉर्मूला लगाना है। अब हमारे पास लेट्स सपोज ज़्यादा सेल्स आ जाते हैं, तो आप ईच सेल के नेम को तो नहीं ना राइट करेंगे, या हर सेल के ऊपर फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप करेंगे जो आपके पास एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल होगा उसको रेशो किया, और एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेल से लेके आपके लास्ट सेल तक जो है फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसके मतलब क्या होगा कि एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल, जो भी पहला सेल होगा रेंज का पहला सेल, उसको आपने सेलेक्ट करना है, और जो उस रेंज का लास्ट सेल होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ सेल्स हैं जो कि रेंज में चल रहे हैं, जैसे D3, E3, F3, G3। इसका मतलब इन सब की रोज क्या है? सेम है, कॉलम चेंज आ रहे हैं और कॉलम भी रेंज वाइज आते हैं, D, E, F, G। ठीक है, एक सीक्वेंस को लेके ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ना, आपके पास ये है D3, E3, F3, G3। अब ये आपके पास क्या है? ये आपके पास रेंज आ रही है, सेम कॉलम्स के आपके पास क्या है? सेल है, और रोज उनकी सेम रोज के आपके पास क्या है? सेल है, और कॉलम्स उनके चेंज है, लेकिन वो भी अगर हैं तो वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर हैं। जैसे D कॉलम के बाद फौरन से E, फिर F, फिर G, मतलब ये एक लाइन में शो हो रहे हैं। अभी आपके पास आ गई रेंज। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस सेल्स को आप यूज़ कर रहे हैं और एक सीरीज़ में आ रही है, तो जब आपने इसको रेफर करना एज अ रेंज तो आप इसको किस तरह लिखते हैं? फिर आप लिखते हैं कैन बी रेफरेंस्ड एज D3 रेशियो G3। स्टार्टिंग सेल के एड्रेस को और लास्ट सेल के एड्रेस को आपने रेशियो की फॉर्म में लिख देना, और रेशियो से पता चलेगा कि जी ये रेंज है। तो बेसिकली ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि हम जब वर्कशीट बनाते हैं तो सेल रेफरेंस को हम किस अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं।
किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।